Hello everyone. Today we are having Mr. Mayank Sharma here and he has secured rank 2 last year in HPS examination. Let's welcome him here and through Mayank Sharma we will come to know कि अगर एक विद्यार्थी ने प्रिपरेशन करनी है तो क्या उसके लिए डूज एंड डोंट्स रहेंगे, क्योंकि ही वाज द वर्किंग प्रोफेशनल। उसी वर्किंग प्रोफेशनल के दौरान इन्होंने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। तो जो व्यक्ति ऑलरेडी इन प्रोसेस में है उनके लिए भी काफी सारी लर्निंग होगी, और जिन्होंने अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है तो उनके सिंसियर एंड ऑनेस्ट ओपिनियन से आपको इस जर्नी में थोड़ी सी सरलता साबित होगी। तो लेट्स वेलकम हिम हियर विद अस। आई वेलकम यू मिस्टर मयंक शर्मा हियर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सिविल स्टैप हिमाचल, और आई एम गोइंग टू आस्क सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो आप इसमें अपनी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी ओपिनियन है, वो बिल्कुल रख सकते हैं पुख्ता तौर पे। तो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द कैपेसिटी ऑफ कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या रहा, आपकी बेसिक स्कूलिंग कहाँ रही, आपका हायर स्टडीज कैसा रहा। हेलो एवरीवन, मैं मयंक शर्मा। मैं आई बिलोंग टू शिमला इटसेल्फ। मैं शिमला में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ। तो मेरी स्कूलिंग जो है वो कुछ हिस्सा शिमला में है, और उसके बाद मैंने बोर्डिंग स्कूल YPS मोहाली से अपनी स्कूलिंग 6th क्लास के बाद ऑनवर्ड्स वहाँ से किया है। फिर मेरा जो हायर एजुकेशन है वो दैट इज BTech प्लस LLB। So BTech I have pursued from Himachal University, University Institute of Information Technology, and LLB I have pursued from Campus Law Center, Faculty of Law, Delhi University. All right. Mike, kindly let us know कि आप जब इस प्रिपरेशन को कर रहे थे तो you were working professional. तो how this journey was with you कि आपने किस समय ये निर्णय लिया कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। प्रिपरेशन का मैंने डिसाइड कर लिया था ड्यूरिंग माय LLB years itself. इनफैक्ट जब मैं आई वाज इन माय सेकेंड ईयर ऑफ LLB तब मैंने UPSC प्रीलिम्स फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, और तब मेरा प्रीलिम क्लियर भी हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। दैट वाज 2016। सो उसके बाद फिर जब मैंने 2017 में पास आउट किया, सो आई थॉट कि अब मैंने ऑलरेडी आई हैव अपीयर्ड फॉर वन प्रीलिम्स एंड इट इज क्लियर, I have cleared it, so I thought कि let's continue with the preparation. So that is how I thought of making my preparation go on after my LLB years itself. But after LLB I had enrolled myself as a lawyer in the Himachal High Court bar. So फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की और उसके साथ साथ तैयारी भी स्टार्ट की। तो जो तैयारी के लिए जब हम वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं तो तैयारी के डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू समबडी हु इज गिविंग इट फुल टाइम फॉर प्रिपरेशन। सो एज अ लॉयर मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट अपने फैमिली से भी मिला। माय फादर इज अ सीनियर लॉयर, माय डैड इज आल्सो, माय ब्रदर इज आल्सो लॉयर। सो बहुत सारा काम ऐसा रहता था जो डिवाइड हो जाता था, तो मुझे उस टाइम पे मतलब my brother would take on more work compared to what I would do, and that is the time I actually got to prepare for the exam. उसमें mostly जो time रहता था वो after court proceedings, after 4 o'clock in the evening, I would start studying, and कुछ portion शाम morning में when you used to get up, so morning में ऐसा रहता था कि around if I am getting up at 6:30 in the morning, so 7:30 से लेके 9 o'clock तक I would study, get ready, 10 o'clock go to court, and then 4 बजे फ्री होके 5 बजे वापस आए, फ्रेश होके 5:30 बजे बैठे और 10:30 तक पढ़े। तो इस तरह से भी अराउंड 6 to 7 hours I could put into my preparation as a working professional. राइट। जो शायद मेरे ख्याल से आपने जो है शायद अपनी स्लीप के टाइम को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया, और जितना हो सकता था अपने लीकेजेस को, टाइम लीकेजेस को बचाया उस दौरान। हाँ, इस तरह से थोड़ा सा करना पड़ा। स्लीप का भी टाइम थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन करना पड़ता है, और डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो सकती। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल यू डू नॉट हैव द लिबर्टी ऑफ एक्चुअली हैविंग द एंटायर डे। तो फिर आपको इंश्योर करना है कि जहां भी आपको फ्री टाइम मिले आपको वो पढ़ाई पे ही डिवोट करना है। और स्लीप का भी अगर आप कुछ दिन ट्राई करेंगे, 8, 9, 10 दिन के बाद द बॉडी क्लॉक इज एक्चुअली इट बिकम्स सो डिसिप्लिन कि आपका 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इज इनफ। तो उसमें फिर सोने के बाद और खाना वगैरह सब इंक्लूड करके भी आई थिंक एज अ वर्किंग प्रोफेशनल यू कैन एक्चुअली पुट इन 6 to 7 hours a day into your study effectively. ऑल राइट। अच्छा मिस्टर मयंक, एक ना चीज हमारे साथ जैसे सिविल स्टैप में बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में लोग वर्किंग प्रोफेशनल जुड़े हैं,
और जो सबके साथ एक कॉमन इशू आता है वो होता है आफ्टर जॉब लैक ऑफ एनर्जी, स्कार्सिटी ऑफ एनर्जी एंड स्कार्सिटी ऑफ टाइम। इन दोनों की वजह से दे मैनी अ टाइम्स दे फील डीमोटिवेटेड और कई बार दे फील डिसहार्टेंड। तैयारी मैंने देखा कि उतने पैशन के साथ वो कंटिन्यू नहीं कर सकते जितने पैशन से शायद एक फुल टाइम तैयारी करने वाला 22-24 साल का विद्यार्थी है। तो उन लोगों के लिए योर पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, आप क्या बोलेंगे कि कैसे आप मोटिवेटेड रहें, कैसे अपने टाइम टेबल को मैनेज करें, चेक पॉइंट्स सेट करें? मोटिवेटेड तो आपको रहने के लिए इट्स एन इनर ड्राइव, बेसिकली यू हैव एन इनर कॉलिंग दैट आई हैव टू डू इट. इफ आई एम working on some endeavor and I'm putting in the requisite effort, I have to get success out of it. That is one thing जो मैंने अपने पूरी preparation journey में अपने साथ रखी, that the inner drive to succeed was always there. So that was one point जो मेरे को motivated रखता था. Coming to the energy part, उसमें आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको एक सेट रूटीन रहे जिसमें आप एक्सरसाइज भी करें और डाइट को भी आपको थोड़ा सा रेगुलेट करना पड़ता है, क्योंकि हेवी डाइट्स भी आपको थोड़ा सा लेथार्जिक बनाती हैं. तो डाइट्स भी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइजिंग भी इंपॉर्टेंट है फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरिंग कि आपके पास रिक्विजिट एनर्जी है जब आप अपने वर्किंग आवर्स के बाद पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं. सो आई थिंक 3 थिंग्स जो मैंने आपको मेंशन की, वन इज द इनर मोटिवेशन, सेकंड इज टू एक्सरसाइज रेगुलरली स्पेशली इन द मॉर्निंग आवर्स, एंड थर्ड इज टू रेगुलेट योर डाइट. So I think All these right. things keep you motivated and give you the required energy to put in the study hours after your working hours. राइट राइट राइट. अच्छा, एक आपसे बात करते एक और चीज मेरे को ध्यान आई कि कई बार हिमाचल के अंदर विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं तो वेदर दे शुड गो फॉर आईएएस और दे शुड गो फॉर एचपीएस एग्जामिनेशन, इन दोनों में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है? आप अपने एक्सपीरियंस से प्लीज इसके ऊपर कुछ बोलिए. मतलब ये आपका ना इट्स अ गुड क्वेश्चन विनय जी, क्योंकि आई हैव आल्सो कम अक्रॉस मेनी एस्पिरेंट्स जो इस चीज को लेके दे आर रादर कंफ्यूज्ड कि कैसे किया जाए, दोनों को साथ किया जाए और दोनों को अलग अलग किया जाए. एक तो कमिंग टू दी पोस्ट इन द फर्स्ट प्लेस आईएएस और एचएस, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑल इंडिया सर्विस है और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस है. सो दोनों का आप एज ऑफिसर ही दोनों में अपॉइंट होते हैं, बट दोनों का जो करियर प्रोग्रेशन है वो डिफरेंट है. That is first. Second is the preparation part. So preparation के लिए आपको अब when the HP Public Service Commission has altered its syllabus, amended it after 2017, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं syllabus में जो concur करती हैं UPSC syllabus के साथ. So that has become a plus point for aspirants to actually continue with both the preparations together. But having said that, I feel that UPSC requires a very a different approach and an analytical approach compared to HAS currently. So ये आपकी वैसे तो इंडिविजुअल एस्पिरेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे बहुत डिपेंड करता है कि वो दोनों को कितने आवर्स पुट इन कर सकता है, क्योंकि कुछ तो पॉइंट्स ऐसे हैं सिलेबस में जो कॉन्कर करेंगे, कुछ के लिए आपको यूपीएससी के लिए अलग जाना पड़ेगा. जैसे यूपीएससी के लिए फॉर इंस्टेंस आपको एनालिटिकल पोर्शंस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और कुछ के लिए आपको एचएस के लिए अलग से एफर्ट करना पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस दी जीके पार्ट, जो जिस तरह का जो अवार्ड्स वगैरह के जो सवाल हमारे पूछे जाते हैं या साइंस का फैक्चुअल है, यू आर राइट, सो फैक्चुअल है, तो उसके लिए फिर आपको डेडिकेटेड टाइम और डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ता है. सो आई थिंक दोनों तैयारियां जो हैं वो एक साथ चल सकती हैं, बट दोनों के जो कॉन्करिंग सिलेबस हैं, जो एक जैसे हैं सिलेबस पॉइंट्स, वो पहले अगर तैयार हो जाएं तो उसके बाद आप स्ट्रैटेजाइज करें कि कौन से अब ऐसे पोर्शंस हैं जो मुझे यूपीएससी के लिए अलग तैयार करने हैं, फिर उसको टाइम टेबल में डालें, और एचएस के लिए अलग तैयार करने हैं, उसको टाइम टेबल में उसी दिन के टाइम टेबल में अलग से डालें. So I think this is my opinion on going forth with the preparation of both exams together. ऑल राइट. अच्छा, एक और अभी जो हाल फिलहाल में एक और सवाल आजकल आ रहा है बच्चों के जहन में, और शायद हम लोगों ने जब तैयारी करी तो आई वॉल फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ सेल्फ स्टडी, और जो है आपका इस बारे में कि किसी भी व्यक्ति को अगर जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऑल्दो इट्स माय ओपिनियन इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, कि किसको सेल्फ स्टडी कर लेनी चाहिए, किसको कोचिंग जाना चाहिए, और राइट मेथड या राइट अप्रोच कौन सी है एग्जामिनेशन को लेके? मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो व्हेन आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी आई हैड एनरोल्ड इनटू वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली फॉर कोचिंग पर्पसेस. उनकी जो कंट्रीब्यूशन अभी तक मुझे लगती है, व्हेन आई लुक बैक इन हाइंडसाइट, मुझे ऐसा लगता है कि दे हैड गिवन मी a platform to actually introduced me into the arena of civil services. That's it.
they introduced me into the syllabus, they introduced me into letting me know कि ये एग्जाम का किस तरह से कंपटीशन है, किस तरह से सिलेबस है और किस तरह से अप्रोचेस हैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने की। ये थोड़ी बहुत चीजें मुझे वहां से पता चली, बिसाइड्स नोइंग अबाउट द कॉन्सेप्चुअल जो सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अलावा ये वहां से मुझे पता चला। बट फिर जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की 2016 के बियॉन्ड, तो वो पूरी सेल्फ स्टडी बेस्ड जर्नी रही है मेरी। और आई थिंक वही एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है जिसने इंश्योर किया है मेरे सिलेक्शन को, क्योंकि ये एग्जाम्स द काइंड ऑफ डायनामिज्म दिस एग्जाम्स हैव, आई थिंक जो कोचिंग वाले भी पढ़ा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं एक there is a constraint, limitation, there is a limitation, there is a limitation, right? So they are constrained to an extent। आप सब कुछ तो कवर वैसे भी नहीं हो सकता, right? और जो डायनामिज्म है, अगर किसी ने एक साल के लिए कोचिंग कर भी ली, so next year the pattern would change, new set of questions arise। And first year तो is a very basic understanding year जिसमें आप केवल एक बेस ही क्रिएट कर पाते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड भी नहीं है, और इनफैक्ट अगर आर्ट्स का बैकग्राउंड भी है तो जो पर्सपेक्टिव सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए चाहिए वो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे शायद नहीं मिलता है। तो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ दीज एग्जाम्स आर, इनकी तैयारी किस तरह से है, आंसर राइटिंग क्या होती है, इन सब चीजों का इंट्रोडक्टरी जानने के लिए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं। बट बियॉन्ड दैट आई थिंक इट इज योर ओन एफर्ट टू एक्चुअली इंश्योर कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कन्वर्ट होता है आपके सक्सेस में या नहीं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। क्योंकि आप देखिए ना कि कोचिंग तो सारा बच्चा ही जा रहा है, तो क्या सारा बच्चा सेलेक्ट हो रहा है या सारा बच्चा रैंक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना? तो एफर्ट तो कहीं ना कहीं जो है कोचिंग के साथ सप्लीमेंट करने ही पड़ेंगे आपको कोचिंग को। हाँ, बिल्कुल सप्लीमेंट करना पड़ेगा। इनफैक्ट कोचिंग को आई थिंक 15% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कोचिंग की नहीं मैं नहीं माना जा बोलूंगा। सकता, और वो भी आप हायर साइड 85% पे कह तो, रहे हैं, गेस बीइंग अ हाँ, ये भी हायर साइड पे कह रहा हूँ, एब्सोल्युटली। 85% तो आपका खुद का एफर्ट है, का एफर्ट है, आपका एनालिसिस एग्जाम का, प्रीवियस ईयर का, सिलेबस का, और फिर आंसर राइटिंग की जो स्किल आप डेवलप करेंगे वो आपका खुद का एंडेवर है पूरा, जो आप इंश्योर करते हैं कि फाइनली आपको सिलेक्शन में कन्वर्जन होती है आपकी प्रिपरेशन की या नहीं होती। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, जैसे एक विद्यार्थी को जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि जब मैंने भी तैयारी शुरू की और शायद जब आपने भी शुरू करी, बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट कई बार ले लेते हैं कि हम जो है 8 महीने, जैसे लेट्स एज्यूम कि किसी बच्चे ने दिसंबर नवंबर के मंथ में एग्जामिनेशन की तैयारी स्टार्ट की। एग्जामिनेशन इज सपोजिटली टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नेक्स्ट जून। तो हम देखते हैं यार 6 महीने में, 7 महीने में, 5 महीने में पेपर क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वी आर सपोज टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। कई बार ये इतना हावी हो जाता है कि हम अपनी जर्नी को जो है कट शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, टेपर कर देते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट यील्ड नहीं होते। तो एक बच्चे को सिंसियरली अगर तैयारी करनी है, मिस्टेक भी नहीं करनी है, ड्रिफ्ट भी नहीं होना है, तो उसको कितना समय जो है अपने लिए बुक रखना चाहिए कि इतना टाइम फ्रेम तो मेरे को इस पूरी प्रिपरेशन को देना चाहिए ऑनेस्टली? जैसे एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, इट्स एन ईयर लॉन्ग प्रोसेस, तो उससे पहले आई थिंक एक ईयर तो आपको पूरा चाहिए पूरे एग्जामिनेशन की सिलेबस को बिफोर पढ़ के। प्रीलिम्स, इट इज जस्ट बिफोर प्रीलिम्स, एब्सोल्युटली बिफोर प्रीलिम्स। सो मिनिमम से मिनिमम भी 2 साल की ये गेम तो रहेगी। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करते हैं, वैसे जो तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक कर रहे हैं उनको भी 2 साल नहीं लगते हैं। आई एम वेरी श्योर दे आर टेकिंग 2+ years। नॉट लेस देन 2। हाँ, नॉट लेस देन 2, क्योंकि कई तो ऑप्शनल्स ही ऐसे हैं जिनको 8-9 महीने तो एक ऑप्शन को कवर करने में लग जाते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस लॉ ऑप्शनल के साथ भी ऐसा ही है। इट टुक मी अराउंड गुड 7 to 8 months टू कंप्लीट द एंटायर ऑप्शनल। So if my time for completing one optional is 7 to 8 months, so adding on to it the GS part, I think it will go beyond the 1 year thing. So minimum आप 2 years लेके चलें, but उससे ज्यादा भी हो सकता है। और shortcuts is not the way out for these exams. Conceptual clarity is first, and second आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करना is second, और थर्ड ये है कि प्रीलिम्स से पहले पहले आपको अपने मेंस की तैयारी बिल्कुल सेट खत्म करके रख लेनी है। हाँ, सेट रखनी है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आप एक पैनिक मोड में नहीं जा सकते कि यार अब प्रीलिम तो निकल गया, अब मैं करूं क्या, मेंस का तो मेरे को कुछ आता जाता नहीं है, उतनी तैयारी नहीं है। दैट मींस यू आर नॉट अ गुड एस्पिरेंट अगर आपने प्रीलिम्स से पहले मेंस की मेजर पोर्शंस को कवर नहीं किया है, इन माय ओपिनियन। ये मेरे साथ 2016 के अटेम्प्ट में ऐसे ही हुआ था। आई क्लियर्ड प्रीलिम्स यूपीएससी, बट देन आई वाज क्लूलेस फॉर मेंस, एंड इट एक्चुअली हैम्पर्ड माय चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रू द एग्जाम, बिकॉज ना ऑप्शनल तैयार था ना जीएस तैयार था। तो इन अ वे आई स्टिल फील कि वो 4-5 महीने इफेक्टिवली या प्रोडक्टिवली मैं यूज कर ही नहीं सका।
वो यूज होने चाहिए आपकी रिवीजन में। तो आपको ये यू हैव टू इंश्योर दैट प्रीलिम से पहले पहले यू हैव completed at least 60 to 70% of your main syllabus, including your optional as well. In fact, optional has to be completed Has at to be all completed. costs. After prelims, the strategy for optional at least is that you revise your optional. You do not touch any newer portions of the optional. For GS, I can say that since it is a dynamic area, so कुछ चीजें ऐसी हैं जो upcoming होगी, आपको prelim के बाद मिलेंगी, which you have to include as part of your notes. But for the optional part, it has to be completed before prelims and only to be revised after prelims and between prelim and mains. बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे मैं कई सारे बच्चों के साथ कांटेक्ट में आता हूं, तो कई बार एक मानसिकता और ये है कि एक बार यार बस प्रीलिम्स निकल जाए, फिर वी विल सिट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, और फिर वी विल सिट एस्पायर फॉर मेंस प्रिपरेशन, और हम वी विल डिसाइड फॉर ऑप्शनल देन। तो इस तरह से हम लगातार प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन को, या एक इनर्शिया आ जाता है, प्रीलिम्स तो निकल गया, आंसर राइटिंग से बचते रहते हैं। तो आंसर राइटिंग पे एक्सक्लूसिवली, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, सिंस यू वर द वेरी सीरियस एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी एज वेल एंड यू हैव अपीयर्ड इन इंटरव्यू आल्सो, तो आंसर राइटिंग पे कितना हमें फोकस करना चाहिए इस प्रिपरेशन में? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने प्रीलिम्स को निकाल लिया, उसके बाद आई थिंक आपकी जो गेम है वो आंसर राइटिंग की ही है, बिकॉज एक सीरियस कैंडिडेट, जितने भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके बीच में कंपटीशन, अगर हम सोर्सेज का देखें तो दे आर रेफरिंग टू ऑलमोस्ट सिमिलर सोर्सेज। सेकेंड, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे हमें इतना भी आइडिया लग जाता है कि बच्चों को ये क्लियरिटी भी आ गई है कि अब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन जैसा स्ट्रक्चर बनता है रफली। सो सीरियस कैंडिडेट्स आर अवेयर ऑफ दिस। सो व्हाट differentiates every serious candidate in terms of getting ranks or higher ranks is their answer writing part, wherein they are able to put in their content effectively onto the paper. That comes only with regular practice. It is a skill which is supposed to be developed, and it should be developed before your prelims and has to be honed or improved, or I would say sharpened after you are done with your prelims, not started. You have to have the idea of answer writing before prelims itself, and after prelims आपको वो answer writing effective बनानी है so that you are able to get more marks. That's it. But the importance of answer writing is, I think, the highest right now, because in exams में जो competition जितना बढ़ता जा रहा है, तो जो edge लोगों को मिल रहा है वो answer writing के through ही मिल रहा है। Content भी उतना सब पढ़ के जाते हैं, स्ट्रक्चर भी सब समझ गए हैं, बट उस कंटेंट को पेपर पे लेके आना इज द टास्क, एंड दैट कम्स विद रेगुलर प्रैक्टिस, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मार्क्स फाइनली इन द मेरिट लिस्ट। क्योंकि मेजरली देखा जाता है कि हम लोगों को क्या है कि क्योंकि सब यूनिवर्सिटी टाइप आंसर लिख चुके हैं, तो वी वर इन अ थॉट कि भाई जैसे यूनिवर्सिटी में कुछ भी लिख के, लंबे आंसर लिख के हमें आज तक मार्क्स मिले हैं, तो शायद मीन्स हम कुछ कर ही लेंगे। तो ये वाला थॉट बहुत डोमिनेट करता है जब हम आंसर राइटिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं कर पाता। ये वाला थॉट, आई थिंक इट्स अ फेटल थॉट, इफ आई मे से सो, क्योंकि इस थॉट से आप अपने चांसेस को कम कर देंगे। एग्जाम जैसे ही सपोज द एग्जामिनर के पास आपका पेपर गया, फर्स्ट 5 to 6 क्वेश्चंस ही विल गेट टू नो कि आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट मीटिंग द डिमांड ऑफ द पेपर, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो जब आप जो वो 6 से लेके मे बी 20th क्वेश्चन तक जाएगा, तो वो उसी इंप्रेशन के साथ जाएगा, और वो आपके मार्क्स में कहीं ना कहीं डिडक्शन होती जाएगी, एंड देन विल बी आउट ऑफ द मेरिट लिस्ट। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप शुरू से ही एक इंप्रेशन बनाएं एग्जामिनर के ऊपर कि ये एक सीरियस कैंडिडेट है, और वो उतना ही लिख रहा है जितना उससे पूछा गया है, और वही लिख रहा है जो पूछा गया है। That is what the impression is created initially when you build that momentum in the first 5-6 questions. उसके बाद से जब आप relevant answers लिख रहे हैं, और बीच में अगर कहीं ना कहीं आपका कंटेंट कॉम्प्रोमाइज भी हो रहा है, फिर भी जो आपने इनिशियल इंप्रेशन क्रिएट किया था, that remains in the mind of the examiner, and आपको शायद कहीं हाफ या 1 मार्क ज्यादा ही इवेंचुअली मिलेगा, and that is how you get your entry into the merit list. राइट, क्योंकि वो जो हैंगओवर है शुरू के इंप्रेशन का, वो हमेशा बना रहेगा आगे वाले पेपर तक। एब्सोल्युटली। ये तो आई थिंक इट इज जनरली ऑल्सो, अगर आप किसी एस्पिरेंट को किसी दूसरे एस्पिरेंट का पेपर देंगे, तो वो भी अपना इंप्रेशन शुरू के 5-6 सवालों से बना लेगा। राइट। अच्छा मयंक जी, एक चीज और बताइए
कि अगर आप देखते हैं कि इस जर्नी को रेट्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, तो एक एस्पिरेंट को क्या सीरियस मिस्टेक्स हैं जिनको थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है अगर आज के डायनामिक्स को देखें, ताकि वो अपने चांसेस और अपने समय को, जिस समय में वो पेपर को क्वालिफाई कर रहा है, उसको मिनिमम रख पाए। क्योंकि आपने खुद भी देखा होगा कि कई बार ये प्रोसेस 6-6 7-7 साल तक स्ट्रेच होता है, पर्टिकुलरली इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि एज लिमिट की सीमा बहुत आगे तक है ना। तो वो कैसे कट शॉर्ट करे, इसको क्या गलतियां ना करे? एक जो मुझे अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी गलती लगी वो ये है दैट प्राइमरीली जब हम इन एग्जाम्स के लिए बैठते हैं तो नॉलेज एक्यूमुलेशन का एक एक ऐसा हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है कि बस सब कुछ पढ़ लें एक ही बारी में, सब इकट्ठा कर लें। सब इकट्ठा कर लें। हम्म। ये सबसे आई थिंक दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रैटेजी टू गो अबाउट दीज एग्जाम्स। द प्रिपरेशन हैज टू बी वेरी मच डायरेक्टेड। आपको डायरेक्टेड प्रिपरेशन करनी है और उसके लिए द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज to have a good grip over the syllabus. One. Second is to have a good analysis of previous year questions. When you have these two prerequisites as done, only then your preparation can be directed. Only then you will know as to what portions of the relevant book you are supposed to study and not studying it cover to cover. ये सब गलती initially तो सब करते ही हैं कि they start with the intention of reading something and then finally it becomes process in knowledge accumulation or information gathering compared to or losing the focus towards clearing the examination, जो हमारा final motive है। तो आप सिलेबस को रीड करें, समझें, एग्जाम प्रीवियस ईयर को रीड करें, समझें, एनालाइज करें, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्टेड करें एंड यू विल एक्चुअली फील कि जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। इवन आई कैन say this for books like Lakshmikant also. Even Lakshmikant is overhyped. हाँ, इट इज हाइप, क्योंकि उसमें भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए ना ही अभी तक रेलेवेंट है, ना ही उनसे सवाल आता है, ना ही प्रोबेबल फ्यूचर में आने का चांस है। बट उस तरह उस लेवल की प्रिपरेशन पे आप तब आएंगे जब आपका सिलेबस पे ग्रिप होगा और प्रीवियस ईयर एनालाइज किए होंगे, तब आपका टाइम बचता है। आपने पूछा था टाइम को कैसे इंश्योर करें कि हमारा टाइम हर साल बढ़ता ना जाए, हमें सक्सेस जल्दी मिले। For that, you have to ensure that you are good with syllabus, previous analysis, and then you are doing a directed preparation. आप उतना ही पढ़ रहे हैं जितना relevant है, उसको जब दूसरा एस्पिरेंट डायरेक्टेड नहीं कर रहा है तो आपकी डायरेक्टेड प्रिपरेशन में आपको एज यहाँ मिलेगा कि उसी टाइम में आप रेलेवेंट चीज को कई बार रिवाइज कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट ऐसा है जिसकी एनालिसिस नहीं है, वो सिर्फ कंटेंट ही बिल्डअप करता रहेगा, ना वो रिवाइज कर पाएगा, और जो कंटेंट वो पढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं रेलेवेंट नहीं रहेगा इवेंचुअली। सो आई थिंक दिस इज हाउ we can ensure that the preparation is directed and finally we have success in early years itself. Right, very well said. अच्छा Mr. Mayank ji, last piece of advice for the aspirant who are preparing for HPS examination, कि उनके लिए अगर आप last piece of few words if you could throw. अब मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी जी कि we've already talked about a lot of things here. So one thing I can talk about beyond what I have stated is that you have to keep yourself motivated and positive. And ये एग्जाम सिर्फ आपकी IQ का पार्ट नहीं, IQ को ही टेस्ट नहीं कर रहा है, आपकी EQ को भी टेस्ट कर रहा है. So these exams are an examination of both your intelligence quotient and emotional quotient. So आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब आपका रिजल्ट फेवरेबल नहीं भी आ रहा है, तब यू डोंट हैव टू फील बैक्ड डाउन बिकॉज ऑफ द प्रोसेस. आई एम नॉट सेइंग फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन तो होती है, बट डोंट फील बैक्ड डाउन. गैदर योरसेल्फ, गैदर दैट मोमेंटम एंड देन गेट इनटू द प्रोसेस अगेन एंड स्टार्ट फाइटिंग फॉर इट. अब मैं आपको ये बता सकता हूँ दैट इफ यू आर सिंसियर विद योर प्रिपरेशन, यू विल गेट सिलेक्टेड फाइनली एंड द सक्सेस will be yours finally. but आपको पेशेंस के साथ बने रहना, प्रोसेस में डायरेक्टेड हार्ड वर्क करना है, तब आपकी सक्सेस में तब आपकी सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो सकती है एग्जाम. हाँ, इसमें जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली, मेरे को अभी एक विंस्टन चर्चिल का कोट ही याद आ गया. कहता है सक्सेस इज नथिंग बट जंपिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट फीलिंग डिमोटिवेटेड. एब्सोल्युटली. तो काफी ज्यादा अप्रोप्रिएट है सिचुएशन पे. ऑल राइट मयंक जी, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, और इतनी आपने वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस शेयर करी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए. मेरे को बहुत रेलिवेंट है ये इन्फॉर्मेशन, चाहे नया है या विद्यार्थी इन प्रोसेस है. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, और होपफुली जो है ऐसे जो वैल्यू एडेड सेशंस हैं हम आगे भी इन फ्यूचर जो है जरूर करेंगे.
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Okay, thanks a lot. Thanks. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।